हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बिहार बोर्ड क्लास 12 रेनबो पार्ट 2 बुक का पहला पोएम जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जो कि जॉन डोन के द्वारा लिखा गया। बाय द वे ये पोएम मैं आपको पढ़ा चुका हूँ डिटेल में, लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड करके, बट इस वीडियो में मैं आपको एक समरी टाइप का इन्फॉर्मेशन दूंगा जिसमें बिहार बोर्ड से रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में सिर्फ वही बात किया जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको जॉन डोन का इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट बात है वो बताऊंगा और पोएम पढ़ाऊंगा। और इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक छोटा सा नोट दूंगा, सिर्फ आप उसको याद कर लें, उसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जॉन डोन के लाइफ स्पान के बारे में बात करते हैं। लाइफ स्पान कहते हैं किसी व्यक्ति के जन्म से लेके उसके मरने तक के टाइम पीरियड को। तो जॉन डोन का जन्म 1572 में हुआ और 1631 में वो मर गया, तो आप उसका लाइफ स्पान याद रखिए 1572 से 1631 ईस्वी। जॉन डोन एक मेटाफिजिकल पोएट थे। अब इसका क्या मतलब है, देखिए मेटा का लिटरल मीनिंग होता है बियॉन्ड और फिजिकल यानी फिजिकल वर्ल्ड। तो बियॉन्ड द फिजिकल वर्ल्ड ये लिखते थे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप एक कार को टच कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप एक कार को टच कर सकते हैं, ये तो फिजिकल है इसलिए टच कर सकते हैं। लेकिन जॉन डोन मेटाफिजिकल पोएट लिखते हैं जो बियॉन्ड फिजिकल वर्ल्ड है, आप उसे टच नहीं कर सकते। जैसे क्या आप डेथ को टच कर सकते हैं, लव को टच कर सकते, नहीं कर सकते। तो जॉन डोन इस तरीके की कविताओं को लिखता है और जॉन डोन अपनी कविताओं में हाइपरबल का यूज करता है। हाइपरबल का मतलब हुआ बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें करना। इनके कविता को जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस चीज को भी हम लोग देखेंगे। मेटाफिजिकल पोएट्स एक्चुअली अ ग्रुप ऑफ पोएट्स है जो कि अर्ली 17th सेंचुरी में हुए थे और जॉन डोन इसका लीडिंग फिगर था। मींस जॉन डोन ने ही मेटाफिजिकल पोएट्री का शुरुआत किया था। उन्होंने एक स्कूल खोला था मेटाफिजिकल स्कूल, और जॉन डोन के बहुत सारे स्टूडेंट आगे चल के मेटाफिजिकल पोएट्री में बहुत बड़ा नाम बन गए, जैसे जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, हेनरी बोगम, अब्राहम काउले, रिचर्ड क्रॉसो और भी बहुत सारे। और इसीलिए जॉन डोन को फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री भी कहते हैं। जॉन डोन का जन्म उस टाइम पे लंदन में एक सुखी संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में पैदा हुआ था, जो कि एक ट्रेडर्स का फैमिली था। और उस टाइम पे क्या हुआ था कि इंग्लैंड में बहुत सारे एंटी कैथोलिक मूवमेंट चल रहा था, यानी कैथोलिक धर्म के विरोधी बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। अब इसका रीजन ये है कि क्रिश्चियन धर्म में दो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, एक को कहते हैं कैथोलिक, दूसरे को कहते हैं प्रोटेस्टेंट। जब क्रिश्चियन धर्म शुरू हुआ था, ऐसा माना जाता है कि उसका जो डेवलपमेंट है वो रोम से फैला। रोम को आज भी क्रिश्चियनिटी का सेंटर कहा जाता है और वहां पे जो चर्च के फादर होते थे, जिसको कि पोप कहते हैं, उसका बड़ा वर्चस्व था। और ऐसा माना जाता था कि वो गॉड का एक तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं और उनमें बहुत लोगों का आस्था था। और कुछ लोग ऐसे हुए जो कि इस पोप को नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि मेरा कॉन्टेक्ट डायरेक्ट गॉड से होगा, ये पोप कौन है। तो इन लोगों को कहा गया प्रोटेस्टेंट, क्योंकि ये लोग प्रोटेस्ट करते थे और इन्हें रोम से खदेड़ के भगा दिया गया। रोम से ये लोग निकल के अलग अलग दुनिया के क्षेत्रों में जाके बसे और इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन ज्यादा है। और क्योंकि जॉन डोन एक कैथोलिक क्रिश्चियन है, तो इसलिए उस टाइम पे कैथोलिक धर्म के विरुद्ध एक आंदोलन चल रहा था। और जॉन डोन जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट भी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें बिना किसी डिग्री के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता है। और उसका कारण होता है कि जॉन डोन एक कैथोलिक क्रिश्चियन था। अब जॉन डोन आगे कानून का भी अध्ययन करता है और थियोलॉजी यानी धर्मशास्त्र का भी अध्ययन करता है, क्रिश्चियनिटी को भी बहुत अच्छे से पढ़ता है। उसके बाद वो 2 समुद्री नाविक यात्राओं में भाग लेता है, लंबी लंबी यात्राओं में भाग लेता है, जिसे वो जहाज पे एक शक्तिशाली पद पे बैठ जाता है, जिसे नोबल कहा जाता है। नोबल एक पोस्ट है और ये पोस्ट भी जॉन डोन खो देता है जब जॉन डोन अपने ही मालिक के भतीजी से गुप्त रूप से शादी कर लेता है, जिसका नाम था एन मोर। जॉन डोन को एन मोर से लव हो जाता है और उनका जो पैट्रोन है, पैट्रोन उसको कहते हैं जो आपके काम के लिए आपको पैसे देते हैं। तो अपने ही मालिक के भतीजी से एन मोर से गुप्त रूप से शादी कर लेने के कारण जॉन डोन को जेल भी हो जाता है और जो इनका औहदा था वो औहदा भी इनसे, पावरफुल नोबल का औहदा, छिन जाता है। अब कुछ दिनों तक जॉन डोन जो है वो जेल में रहते हैं और उसके बाद जब ये बाहर आते हैं 1615 ईस्वी में, जब जॉन डोन का उम्र 42 वर्ष हो चला था, जॉन डोन ने संन्यास स्वीकार कर लिया। कहां, तो एंजेलिकन चर्च में उन्होंने ऑर्डिनेशन ले लिया, संन्यास ले लिया। और जल्द ही जॉन डोन अपने समय के महानतम उपदेशकों में से एक हो गए। वो क्रिश्चियनिटी का पाठ लोगों को पढ़ाने लगे और वो प्रेम गीतों को भी गाने लगे, जिसमें उन्होंने सावंतवादी परंपराओं को भी झुका दिया। अपने इन कविताओं में या गानों में जॉन डोन अक्सर साइंस और ज्योग्राफी का एग्जाम्पल दिया करता है अपनी कविताओं को समझाने के लिए। जॉन डोन को आज हम लोग उसके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स के लिए जानते हैं, सटायर के लिए, इलेजी के लिए और सनमन के लिए। सॉन्ग कहते हैं गाने को, सोनेट कहते हैं 14 पंक्ति की जो कविता होती है उन्हें, सटायर कहते हैं हंसी मजाक के लहजे में किसी का मजाक उड़ाना, व्यंग करना, इलेजी कहते हैं शोक गीत को, दुख, और सरमन कहते हैं प्रवचन को, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा प्रीचर बन जाता है तो वो प्रवचन दिया करता था। तो ये तो जॉन डोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात है। अब हम लोग पोएम को पढ़ते हैं, बट मैं आपको पोएम बहुत ही फास्ट पढ़ाऊंगा, एक एक वर्ड करके नहीं समझाऊंगा। इससे पहले वाला आप वीडियो देख लें, उसमें मैंने पोएम को एक एक वर्ड करके बताया, आप अगर डिटेल में सीखना चाहते हैं तो। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एग्जाम के लिए हमारा काम बन जाए, सिर्फ उतना कर रहे हैं। इस पोएम का जो बैकग्राउंड है वो ये है
कि जॉन डॉन कहीं जाना चाहता है बट हिज वाइफ रेसिस्ट हर, उनकी पत्नी उन्हें रोकती है और उन्हें जाने से मना करती है। बट जॉन डॉन वांट्स टू अश्योर हर बिलव्ड, लेकिन जॉन डॉन अपने प्रेमिका को यह विश्वास दिलाना चाहता है दैट यस लव आई डू नॉट गो फॉर द वेरीनेस ऑफ दी, मधुरोत्तम प्यार, मैं तुम्हारे थकावट या उकताहट के कारण नहीं जा रहा हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं तुमसे थक गया हूं या ऊब गया हूं, तुम कोई सब्जी नहीं, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुमसे थक गया हूं, ऐसी कोई बात नहीं, ऊब गया ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर इन द होप दैट द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और ना ही इस दुनिया में कोई तुमसे अच्छा प्यार मुझे मिल सकता है इस आशा में जाता हूं। मुझे ये बिल्कुल भी आशा नहीं है कि तुमसे अच्छा प्यार भी मुझे इस दुनिया में मिल सकता है। बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, लेकिन क्योंकि एक दिन तो हमें मरना ही है, इट इज बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो ये सबसे बढ़िया है कि अपने आप को आनंद में जिया जाए। एक दिन तो सबको मरना है। ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड हु हैज बोर्न हैज टू डाई वन और अनदर डे, कि इस दुनिया में हर एक व्यक्ति जिन्होंने जन्म लिया है एक ना एक दिन तो उसे मरना ही है। तो क्यों अपने आप को ऐसा गम में गुजारा जाए, क्यों ना हम लोग अपने जीवन को खुशी में गुजारे। दस बाय फेंड डेथ्स टू डाई, और इस प्रकार से हम लोग खुशी खुशी मौत को गले लगा ले। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड येट इज हियर टुडे, कि कल रात सूर्य चला गया था लेकिन आज देखो ये यहाँ पे फिर आ गया है, कि कल सूर्य गया था वो आज आ गया है। ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस, ना उस सूर्य के पास कोई इच्छा है ना उसके पास कोई भावना है। नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, और ना ही उस सूर्य के पास कोई छोटा मोटा रास्ता है। तुम जरा सोचो कि वो सूर्य जो कि निर्जीव है, वो सूर्य कल जाता है और आज फिर लौट आता है। अरे वो सूर्य जिसके पास कोई इच्छा भावना नहीं है, वो सूर्य जिसके पास कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं, वो शॉर्टकट भी नहीं ले सकता, वो तो जाके आ जाता है। तो तुम जरा सोचो, मेरे पास तो इच्छा है भावना है, तुम हो, मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा, मैं तो आऊंगा ही आऊंगा। वो सूर्य आ जाता है तो मैं क्यों नहीं आऊंगा, मैं तो उससे भी तेज आऊंगा। देन फियर नॉट मी, तब तुम मेरे बारे में मत डरना, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नी, लेकिन तुम इस बात पे भरोसा रखना कि मैं उस सूर्य से भी तेज यात्रा बनाऊंगा। अब उस सूर्य से तेज मैं यात्रा कैसे बना सकता हूं, सिंस आई टेक मोर विंग एंड स्पर्स देन ही, क्योंकि मैं अधिक पंख लगा लूंगा, एंड स्पर्स यानी प्रतिज्ञाएं ले लूंगा, देन ही उनके तुलना में। सूर्य जो है जितना तेज आता है मैं उससे भी तेज क्यों आऊंगा, क्योंकि मैं ज्यादा पंख लगा लूंगा, ज्यादा कस्में खा लूंगा और उस सूर्य से भी तेज लौटूंगा। तो तुम मेरे बारे में बिल्कुल मत डरना। अब अगला लाइन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अरे मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है कि एक बार अगर अच्छे भाग्य का पतन हो जाए, एक बार अगर अच्छे मौके हाथ से निकल जाए, कैन नॉट एड अनदर आवर नॉर अ लॉस्ट आवर रिकॉल, कि फिर उसमें हम कोई दूसरा लम्हा, कोई दूसरा पल, कोई दूसरा मिनट, कोई दूसरा क्षण नहीं जोड़ सकते हैं। यानी एक बार आपके हाथ से मौके निकल जाए तो आपको वो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मींस ईच एंड एवरी पर्सन इन दिस वर्ल्ड गेट्स एन अपॉर्चुनिटी, बट यू शुड नो दैट अपॉर्चुनिटी कम्स एट योर डोर बट एट वंस, लेकिन आपको यह बात याद रहे कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आते तो हैं लेकिन एक ही बार। सो बी केयरफुल एंड यूटिलाइज ईच एंड एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ, इसलिए आप सावधान हो जाए और अपने जीवन का एक एक पल का आनंद उठाएं और उसका सदुपयोग करें। बट कम बैड चांस, लेकिन बुरे अवसर भी आ जाते हैं, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, और हम लोग इन बुरे मौके में अपने अपने सामर्थ्य को, अपने अपने बल को लगा देते हैं। और ये बात बहुत ही जरूरी है, हमारे जीवन में बुरे मौके आते हैं और जब हम लोग अपने सामर्थ्य को इसमें लगा देते हैं, अपने ताकत को इसमें लगा देते हैं, एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और इसको एक अच्छा स्वरूप प्रदान करते हैं, इट सेल्फ ओवर अस टू एडवांस, तो ये हमें आगे बढ़ाकर खुद समाप्त हो जाता है। यानी बुरे मौके हमारे जीवन में इसीलिए आते हैं ताकि ये हमें आगे बढ़ा सके। बट वेन दाउ साइड्स नॉट वाइंड, लेकिन जब तू रोती है, जब तू कलपती है, जब तू आह भरती है, तो आह भरने में हवा नहीं लेती है, बट साइड्स माई सॉल अवे, बल्कि मेरी आत्मा को ही, मेरे रूह को ही मुझसे दूर खींच लेती है। और यहां पर आप देखिए कि जॉन डॉन जो है वो अपनी कविताओं में बढ़ा चढ़ा के बातें कैसे करता है, हाइपरबल का यूज कैसे करता है। वेन दाउ वीपेस्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड्स डज डिके, कि जब तुम रोती हो इस तरह से, तो तुम जब रोती हो तो तुम्हारे आंसू नहीं बहते हैं बल्कि मेरे जीवन का खून बहता है। तुम्हारे आंखों से निकलने वाला वो आंसू नहीं है, मेरे जीवन का खून है। इफ इन दाइन माई लाइफ दाउ वेस्ट, और यदि तुझमें मेरा जीवन बसता है तो तू उस जीवन को बर्बाद कर दे रही है। क्यों? क्योंकि तुम रो रही है तो मेरा खून बह जा रहा है, और अगर तुम में मेरा जीवन बस रहा है तो तुम उस जीवन को बर्बाद मत करो। दाउ आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, और तुम हो मेरे लिए सबसे बढ़िया। और ये आखिरी स्टेंजा बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेट नॉट डाई डिवाइनिंग हर्ट, और अपने इस पवित्र हृदय
हृदय में मत आने दो, फॉर थिंक मी एनी इल, मेरे बारे में कोई बुरा विचार, मेरे बारे में ऐसा कोई भी विचार इस मन में मत आने दो कि मैं जाऊंगा वहां तो मुझे कोई और मिल जाएगी, मैं जाऊंगा वहां तो मैं मर जाऊंगा, लौट कर नहीं आऊंगा। इस तरह के किसी भी विचार को अपने पवित्र हृदय में मत आने दो। डेस्टिनी में दाई टेक पार्ट, भाग्य तुम्हारा साथ दे, एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और तुम्हारा जितने भी डर भय है वो समाप्त हो जाए। बट थिंक दैट वी आर, लेकिन तुम इस बात को सोचना कि हम लोग हैं, बट टर्न असाइड टू स्लीप, कि हम लोग एक साथ ही हैं, बट हम लोग अगल बगल मुंह फेर के सोए हैं। तू मुझे नहीं देख सकती, मैं तुझे नहीं देख सकता, क्योंकि मुंह फेर के सोए हैं, लेकिन पास ही हैं। दे who one another keep alive never parted be, और ऐसे लोग जो एक दूसरे को जिंदा रखते हैं ये कभी जुदा नहीं हो सकता। कहने का मतलब है तुम में मेरा जान और मुझ में तेरा जान बसता है अगर, तो हम लोग जुदा कभी नहीं हो सकते। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप क्लास 12 बिहार बोर्ड इंग्लिश का कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें, आपको कंप्लीट नोट्स मिलेगा, वीडियोस मिलेगा और पूरा तैयारी कराया जाएगा क्लास 12 एग्जाम के लिए, ताकि आप 100% एग्जाम में क्वेश्चन लिख पाएं, एक भी नंबर आपका ना छूटे।